हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। और आज हम लेके आए हैं हमारा इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर जो कि है मेटलर्जी। और मेटलर्जी से आपने देखा होगा कि लास्ट के जब आप एडवांस के पेपर्स उठाओगे तो 2022 में भी 2 क्वेश्चन आया है, 23 में एक आया है, 21 में भी एक क्वेश्चन आया है। यानी आप ये मान के चलो कि हर साल इस चैप्टर से मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इनऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है जिससे कि हमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसके अंदर, एडवांस के अंदर। अब ये एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये कैसी भी तरह से पूछ सकते हैं। वो मोर देन 1 करेक्ट में पूछ सकता है, पैसेज के फॉर्म में पूछ सकता है, सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें समझ में आ रहा है, ये एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कर्व विच आर रॉन्गली रिप्रेजेंटेड इन द एलिंगम डायग्राम। यानी ये जो कर्व है इनमें से कौन कौन से ऐसे ग्राफ है जो कि रॉन्गली प्रेजेंट है किसके अंदर, एलिंगम डायग्राम के अंदर। तो अब देखो एलिंगम डायग्राम का कंसेप्ट क्या होता है। तो बच्चों एलिंगम डायग्राम का कंसेप्ट होता है कि हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अब यहां पर हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जनरली जो कंबशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, तो उसके लिए क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ये माइनस टेम्परेचर है। और डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस अगर अपने आप हो रही है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ओवरऑल जो डेल्टा जी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आता है। इवन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, यानी नेगेटिव साइन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पहले -100 वैल्यू थी तो अब -200 हो रहा है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, और स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है, यानी नेगेटिव साइन की तरफ जा रही है। तो ये जनरली हमारा एलिंगम डायग्राम का कंसेप्ट होता है कि डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा प्रोसेस उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो इसमें क्लियरली सबसे पहले हम बात करते हैं पीवी से पीवीओ बन रहा है, यानी लेड का आपका क्या हो रहा है, कम्बशन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा क्या बन रहा है, पीबीओ बन रहा है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये हमारी कम्बशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कम्बशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पे। जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो पहले -100 तो -200, यानी जो ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप का आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है कि पहले डेल्टा जी इसका इंक्रीज हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये जो ग्राफ है ना, ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, पीवी। उसके बाद अगर आप कंबशन करते हो और भी किसी सब्सटेंस का कंबशन करते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कंबशन है वो हमारे पास कार्बन का कंबशन है। इवन कार्बन का कंबशन हो या उसके बाद कॉपर का कंबशन हो, जैसे कि ये रहा कॉपर का कंबशन है ना, ये कॉपर के कंबशन का ग्राफ है, और ये रहा हमारा कार्बन के कंबशन का ग्राफ है। तो ये जो दोनों ग्राफ है, तो अगेन कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये हमें क्लियर है कि कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये हमें क्लियर है ना। लेकिन कॉपर का जब आप कंबशन देखोगे तो कॉपर का कंबशन का ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कार्बन के कंबशन का जो ग्राफ है ना वो कांस्टेंट लाइन है। अब पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो यार कंबशन जब भी होगा तो कांस्टेंट लाइन ग्राफ क्या बता रहा है, कांस्टेंट लाइन ग्राफ बता रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू तो तभी चेंज नहीं हो सकती जब वो जीरो हो, या मतलब वो एक इक्विलिब्रियम की एक जैसी कंडीशन हो। बट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी भी क्या होगा, चेंज होगा, बहुत क्लियरली ये हमें पता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये भी क्लियरली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी हमारा क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट लाइन ग्राफ तो यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक, इसके बाद आप अगर बात करें तो आप जब एलिंगम डायग्राम पढ़ते हो तो एलिंगम डायग्राम में जनरली जो ग्राफ होते हैं वो नेगेटिव स्लोप के साथ आते हैं। लेकिन जो कार्बन के कंबशन का ग्राफ है, जब उससे आप सीओ का प्रेडिक्शन करते हो तो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नेगेटिव ये कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में जो कन्वर्जन है वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें पॉजिटिव स्लोप के साथ नेगेटिव स्लोप के साथ दे रखा है। तो ये वाला ग्राफ भी यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी CO से जब CO2 बनता है तो CO से CO2 का जो ग्राफ होता है वो भी हमारा कैसा आना चाहिए, वो भी हमारा क्या आना चाहिए, अपवर्ड स्लोप में आना चाहिए। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोप में आना चाहिए, तो क्योंकि वो जो कंबशन होता है वो
कराना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। आपको पता होना चाहिए कि नेचर में जब CO बनती है तो वो CO2 में कन्वर्ट नहीं होती है। CO इज हार्मफुल गैस, ग्रीन हाउस गैस होती है, CO2 में वो अपने आप कन्वर्ट नहीं होती है। CO2 में जो कन्वर्जन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो डेल्टा जी उसका क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनकरेक्ट ग्राफ हो गया। इसी तरह से कॉपर का जब आप ग्राफ देखोगे तो कॉपर का जो ग्राफ दिया हुआ है ये भी इनकरेक्ट ग्राफ है। तो अगर वो आपसे पूछे कि बाकी ग्राफ की बात करें तो बाकी ग्राफ, मैग्नीशियम का ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद और कौन सा ग्राफ है, Na का ग्राफ करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए, मतलब वो 4 ग्राफ, तो 4 ग्राफ हमारे रॉन्ग है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 निकल के आएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी के कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमसे हूप प्रोसेस से पूछा हुआ है, हूप प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो जब मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो मेटलर्जी के अंदर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 8 से 10 एक्सट्रैक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे फर्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, कॉपर, कॉपर के बाद आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर गोल्ड, उसके बाद पीवी हो गया, ठीक है, लेड, लेड का भी एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिन हो गया। ठीक है, ये कुछ एक्सट्रैक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 से 10 एक्सट्रैक्शन तो आपको क्लियरली पता होने चाहिए, जिसमें से अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी ये 3 जो एक्सट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस तो जब आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हो तो एक्सट्रैक्शन का एक फंडा होता है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी हम जो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कर रहे हैं, किसका, एल्यूमिनियम का, और उस प्रोसेस का नाम होता है हूप प्रोसेस। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है, जो कौन सा है वो वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो 4 ऑप्शन उसने हमें दिए हुए हैं। क्या क्या है कि द 3 लेयर हैव सेम डेंसिटीज बट डिफरेंट मटेरियल। आपने वो प्रोसेस देखी होगी कि वहां पर लिक्विड की 3 डेंसिटीज के बेसिस पे वो अरेंज हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, डेंसिटी डिफरेंस होना जरूरी है। चलो अभी एक बार पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसको डिस्कस करें। द 3 लेयर हैव डिफरेंट डेंसिटीज, द अपर लेयर इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट एज ए कैथोड, द बॉटम लेयर इज ऑफ impure aluminium which act as an anode, and middle layer consist of cryolite and BaF2। तो बच्चों इसके लिए पहले हमें हूप प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हूप प्रोसेस से तो आपने देखा होगा कि हम इस तरह से ऊपर यहाँ पे कार्बन के जो ग्रेफाइट्स होते हैं वो कैथोड का काम करते हैं, और 3 लेयर में हमारा सॉल्यूशन डिवाइड हो जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसमें यहाँ पर बच्चों प्योर एल्यूमिनियम आता है, और प्योर एल्यूमिनियम आता है तो ये हमारा किसका रोल प्ले करता है, कैथोड का रोल प्ले करता है। बीच वाली लेयर में यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता होगा कि क्रायोलाइट डालते हैं, फ्लोरोस्फर डालते हैं, ठीक है, और BF2 डालते हैं। कुछ मेल्टिंग पॉइंट कम करने के काम आता है, कुछ इसका आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने का काम करता है, यानी एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। ठीक, और जो बॉटम वाली लेयर होती है उसमें हमारा इम्प्योर एल्यूमिनियम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी हुप्स प्रोसेस कहलाती है, और इस तरह से हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो वो बोल रहा है कि कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो द 3 लेयर हैव सेम डेंसिटी, ये तो यहीं पर गलत हो गया, इनकी डेंसिटीज अलग होती है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे ये अरेंज होती है। द 3 लेयर हैव डिफरेंट डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है ये करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट होती है। अपर लेयर इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, यस अपर लेयर में प्योर एल्यूमिनियम होता है। द बॉटम लेयर इज प्योर एल्यूमिनियम एंड एक्ट एज ए एनोड, एंड मिडल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ क्रायोलाइट एंड BF2। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि जो इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है ये एनोड का रोल प्ले कर लेता है यहाँ पे। तो यही हमारे कैथोड और एनोड बढ़ते हैं, और ये हमारी हुप प्रोसेस होती है किसके लिए, एल्यूमिनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए। बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे को एक पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है कि एक एट हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कार्बन को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हीट मतलब रेड आयरन, या इतना ज़्यादा हीट दे दिया कि ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके CO प्लस H2 बनाता है। CO इज सेपरेटेड फ्रॉम H2, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और इज यूज टू सेपरेट निकल फ्रॉम कोबाल्ट बाय फॉर्मिंग वोलाटाइल कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि
बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि वोलाटाइल कंपाउंड बनाते हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके। तो उसमें एक निकल भी है जिसे हम मॉन्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो निकल को हम रिएक्ट कराते हैं यहाँ से सेपरेट की गई किसके साथ, सीओ के साथ। तो निकल क्या करता है, सीओ के साथ रिएक्ट करके एक वोलाटाइल कंपाउंड बना लेता है। ये आपका वोलाटाइल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमें रिएक्शन दे दी गई है। तो इस पे बेस्ड पैसेज के ऊपर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मोल ऑफ NiCO4 कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द CO प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 75 ग्राम कार्बन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 75 ग्राम कार्बन है। तो 75 ग्राम कार्बन डिवाइडेड बाय 12 यानी ये 6.25 मोल हो गए। तो यहाँ से जो CO प्रोड्यूस होगा बच्चों वो भी 6.25 मोल होगा, ठीक है। तो CO हमारे पास 6.25 मोल आ चुका है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना है हमें। तो हमारे को पता है कि Na क्या कर रहा है, 4 CO के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन उसने दी हुई है और NiCO4 बना रहा है। तो हमने इसके मोल निकाल लिए थे कि ये 6.25 मोल CO यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, 100% कन्वर्जन है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NiCO4 कुड बी ऑब्टेन। तो इसके देखो 4 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 6.25 से इसका 1.52 समथिंग मोल बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, 1.56 समथिंग, ठीक है। यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों आजकल मेटलर्जी या इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मोल कंसेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट ये इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप 2023-24 के पेपर देखोगे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, यानी आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी आनी चाहिए, साथ के साथ आपको उसमें मोल बैलेंस भी अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड कि फॉर्मेशन ऑफ वोलाटाइल NiCO4 एंड इट्स सब्सिक्वेंट हीटिंग गिव्स प्योर Ni प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो ये प्रोसेस बच्चों मॉन्ड प्रोसेस कहलाती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे मेजर कॉलम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमें दे दिया कि आयरन एंड कॉपर है, बताओ इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस हम आयरन और कॉपर के लिए यूज करते हैं। फिर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम है, लेड एंड टिन है, कॉपर एंड टिन है, और इधर हमें मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग बोला है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हमें रिफाइनिंग के लिए जो मेथड लग रहे हैं ना वो हमें देखने हैं। तो उसके लिए हमें एक एक प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। इसको हम वही वोलाटाइल कंपोनेंट वाली प्रोसेस से क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, जिसे हम वेन आर्कल मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन है वेन आर्कल मेथड दिया हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आर है। तो बी तो हमें सीधा सीधा मिल गया कि वेन आर्कल मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब कॉपर में हम बेसेमराइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम जब करते हैं तो कॉपर में हम बेसेमराइजेशन, बेसेमर कॉपर बनता है, आप लोग ये यहाँ पर जानते होंगे, ठीक है। लेकिन क्या वो रिफाइनिंग में यूज होता है या वो किसी और प्रोसेस में यूज होता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वेन आर्कल मेथड हम यूज करते हैं, इसको वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती आप किस में करोगे, ये वर्ड देख के गलती करोगे। वेसेमराइजेशन मतलब कॉपर, तो आप सोचोगे सर कॉपर तो हमारा ए में भी है और कॉपर तो हमारा डी में भी है, तो इन दोनों का आंसर तो क्यों आना चाहिए। लेकिन यहीं पर आप लोग फंस जाते हो बच्चों। कॉपर के लिए हम बेसेमराइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन हम रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर नहीं करते हैं, उससे पहले करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब यहां पर क्वेश्चन ने रिफाइनिंग पूछा है तो कॉपर का आंसर क्यों नहीं आएगा, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर करना। आयरन एंड कॉपर के लिए हम जो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं वो पॉलिंग प्रोसेस से करते हैं, जिसमें हरी लकड़ी के लट्ठे, बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उसको स्टरर करते हैं सॉल्यूशन को, और वहां से जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो क्या करती है, रिड्यूस, वो वहां पर जो इम्प्यूरिटीज होती है उनके साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो आयरन एंड कॉपर के लिए जो आएगा वो आएगा हमारा पी। ऐसे लेड और टिन, अब देखो लेड और टिन का जो प्यूरिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेड और टिन को हम बेसेमराइजेशन प्रोसेस से भी करते हैं, वेन आर्कल प्रोसेस से भी करते हैं, और उसमें हम लिक्विफिकेशन भी यूज करते हैं। ये तीनों चीज हमें लेड और टिन के एक्सट्रैक्शन के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज होती है। अब बात आती है कॉपर एंड टिन। तो कॉपर एंड टिन, अगर कॉपर भी दे दिया है साथ में, और टिन तो हमने देख लिया कि QRS यूज हो रहा है, बट कॉपर भी दे दिया, तो कॉपर के लिए जो हम रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं वो लिक्विफिकेशन प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा पी,
बी का आंसर आ जाएगा हमारा आर, सी का आंसर आ जाएगा हमारा क्यू आर एस और डी का आंसर आ जाएगा हमारा एस। तो बच्चों ये इसका करेक्ट है। तो बच्चों जब मेटलर्जी आप पढ़ो ना तो फ्लो डायग्राम बना के मेटलर्जी को पढ़ना, फ्लो डायग्राम बना के पढ़ोगे तो आपको चीजें फटाफट क्लियर हो जाएगी और जल्दी से आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक है बच्चों, इसमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप कितना ही दिमाग लगा लो, सर के बाल खुजाल लो, कुछ भी कर लो, ऊपर पट्टियां काउंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उसके अंदर आपने जो नोट्स बनाए ना वही आपके काम के हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, है ना। इस तरह से मेटलर्जी में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।